हेलो स्टूडेंट्स, मैं आरपी वर्मा वेलकम करता हूं आपका मदर इंडिया लॉ क्लासेस में। हमारे पिछले लेक्चर में हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग क्या है ये देखा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का ऑब्जेक्ट क्या है ये भी देखा। उसके अलावा जो प्रॉमिसरी नोट है, वचन पत्र है, वचन पत्र कहते किसे हैं और वचन पत्र के जो पक्षकार हैं, पार्टीज टू द प्रॉमिसरी नोट, वो भी हमने नोट किए। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि प्रॉमिसरी नोट में दो पार्टीज होती हैं। सिर्फ समझने के लिए मैंने आपको डेटर और क्रेडिटर का एग्जाम्पल दिया, लेकिन अपने को ये नाम मेंशन नहीं करने हैं। जो डेटर है उसको हम यहां मेकर कहेंगे प्रॉमिसरी नोट में अंडर सेक्शन 4, और जो क्रेडिटर है उसे हम पेई कहेंगे। तो प्रॉमिसरी नोट में दो पार्टीज थी, लेकिन नाम बहुत सारे हो गए थे। जो आपका मेकर है वो तो मेकर ही है, लेकिन जो आपका पेई है उसके लिए हमने होल्डर वर्ड भी यूज किया, उसके लिए हमने एंडोर्सर वर्ड भी यूज किया, और फिर अगर आगे वो किसी को एंडोर्स कर दे तो नेक्स्ट पर्सन पेई हो जाएगा और होल्डर इन ड्यू कोर्स हो जाएगा, एंडोर्सी हो जाएगा। तो बहुत सारे नाम जो है वो हमें प्रॉमिसरी नोट में मिले, लेकिन ये ध्यान रखिएगा हर वक्त पार्टीज सिर्फ दो ही रहेंगी। अब हम बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज। तो जो सेक्शन 5 है आपका, ये आपके बिल ऑफ एक्सचेंज को डिफाइन करता है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन में नहीं लेके जा रहा, मेरा पर्पज है आप लोगों को इन टर्म्स का मीनिंग क्लियर करना। बाकी भी डायरेक्ट आप पढ़ेंगे। तो बच्चों सेक्शन 5 ये कहता है कि जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ये आदेश दे कि वो एक निश्चित धनराशि का भुगतान किसी तीसरे व्यक्ति को करे, I'm telling you the meaning. I'm not going with the definition, with the words of the definition. Just meaning. When one person orders another person to pay a certain amount to a third person, then the document by which such transaction is carried on is called bill of exchange. When I promise you that I promise to pay rupees 1 lakh to X or order, it means here are two persons, two parties. This is only a promissory note. But when I orders someone to pay the third person a certain amount, it means we have three persons, and the document by which all the transactions is going on is called bill of exchange. तो बच्चों आप यूं समझिएगा कि प्रॉमिसरी नोट में दो ही पार्टीज थी, यहां हमारे पास हर हाल में जो है वो तीन पार्टीज हैं। ठीक है, देयर आर थ्री पार्टीज। अपन मान लेते हैं एक्स, वाई एंड जेड। ये एक्स जो है वो इसको ऑर्डर दे रहा है, तो इसका मतलब ये ऑर्डर देने वाला है और ये वो पर्सन है जिसको ऑर्डर दिया जा रहा है। अब आप यहां पे ये माइंड मत लगाइएगा कि भाई ये इसको ऑर्डर क्यों दे रहे हैं। हो सकता है कि यहां पे कोई ट्रांजैक्शन है। अब यहां पे ये एक्स इस वाई को ऑर्डर क्या दे रहा है कि तुझे पेमेंट किसको करनी है, जेड को करनी है। इतनी सी बात क्लियर हुई। एक्स ऑर्डर्स वाई टू पे ए सर्टेन अमाउंट टू जेड। तीन लोग होके, तीन पार्टीज होगी हमारे पास। चलिए, अब मैंने आपको कहा था प्रॉमिसरी नोट में कि आप यूं समझ लीजिए कि एक डेटर होता है, एक क्रेडिटर होता है। यहां पर भी हम यूं समझ लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये क्रेडिटर है, ये क्रेडिटर है और इसकी कुछ बेचारे की देनदारियां हैं, तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये डेटर है। हालांकि आपको डेटर और क्रेडिटर वर्ड एक्ट में नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ आप लोगों को समझाने के पर्पज से। तो ये क्रेडिटर है, ये डेटर है, इसका मतलब ये इसको ऑर्डर दे रहा है कि भाई
1 लाख रुपए का भुगतान तू जेड को कर। हो सकता है कि जेड का कोई माल एक्स के पास हो, एक्स उस माल को बेच रहा हो, लेकिन इसने बेचने के बाद में वाई को ये कह दिया पेमेंट तुझे जेड को ही करनी है, या कोई भी रीजन हो सकता है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इससे मतलब है कि ये इसको ऑर्डर दे रहा है, पेमेंट इसको करनी है। तो मैंने आपको प्रॉमिसरी नोट में एक छोटी सी बात बताई थी कि जिसकी जेब में पैसे जा रहे हैं ना, बस उसे ध्यान रखिएगा, वो पेई है, पेई, PAYEE, पेई। तो इसका मतलब ये हुआ एक्स ने वाई को ऑर्डर दिया, पेमेंट किसको करनी है, जेड को, तो किसकी जेब में पैसे जा रहे हैं, वाई की। तो यहां पे हम एक वर्ड लिख लेते हैं, पेई। लो जी, एक पार्टी तो हमारे सामने आ गई, पेई। अब रह गए यहां पे 2 ये। तो बताओ ऑर्डर कौन दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है एक्स। तो यहां पे जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है हमारा, वो ये कहता है कि जो ऑर्डर देने वाला है ना, उसको हम कहेंगे ड्रॉवर। उसको हम क्या कहेंगे, ड्रॉवर। हिंदी में बोलते हैं आदेशक। और आदेश किसको दे रहे हैं, वाई को, यानी कि आदेशिती। तो ये आपका हो गया ड्रॉवी। लो बच्चों, हमारे पास 3 वर्ड आ गए, ड्रॉवर, ड्रॉवी और पेई। ठीक है, तो ये जो शब्द है आपके, जो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताए थे, क्रेडिटर और डेटर, ये हम हटा देते हैं। ठीक है, हटा दिए। अब हमारे पास एक वर्ड आ गया ड्रॉवर, एक वर्ड आ गया ड्रॉवी, एक वर्ड आ गया पेई। ठीक है, ये 3 वर्ड आपको क्लियर हो गए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो डॉक्यूमेंट इनमें लिखा जाएगा, जिसे हम बिल ऑफ एक्सचेंज कहेंगे, ये लिखेगा कौन। भी प्रॉमिसरी नोट में क्या था, पर्सन हु प्रोमिसेस टू पे, ऑब्वियसली वही लिखेगा ना। तो जो डेटर था वो लिखेगा, यहां पे कौन लिखेगा। तो बच्चों यहां पे एक छोटा सा वर्ड ध्यान रखिएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा क्या होता है, ऑर्डर टू पे। तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो ऑर्डर टू पे है, जिसमें आप ऑर्डर दे रहे हैं कि भाई पे कर, वो बिल ऑफ एक्सचेंज है। तो इसका मतलब यहां पे जो ऑर्डर दे रहा है ना, उसी की चलेगी। अब देखिएगा ऑर्डर कौन दे रहा है, एक्स दे रहा है, ये ड्रॉवर है। एक्स इस वाई को ऑर्डर दे रहा है कि तुझे पेमेंट किसको करनी है, जेड को करनी है। तो जो डिटर्मिनेशन ऑफ पेई है, वो कौन कर रहा है, एक्स कर रहा है। इसका मतलब उस डॉक्यूमेंट में जेड का नाम लिखा जाएगा, ए का, बी का, सी का, डी का, किसका लिखा जाएगा भाई, ये कौन डिसाइड करेगा, एक्स डिसाइड करेगा। ओके, अब यहां पे ये क्या करेगा, एक्चुअल में एक्स सब कुछ डिसाइड कर रहा है, यानी कि टर्म्स एंड कंडीशन कौन सा डिसाइड कर रहा है, एक्स डिसाइड कर रहा है। तो एक्स जो है एक्चुअल में यही आपका मेकर है, यही आपका मेकर है। अब देखो उल्टा काम हो गया ना, कैसे, ये बिल्कुल उल्टी बात हो गई। प्रॉमिसरी नोट के अंदर जो डेटर था वो मेकर था, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में मैंने आपको बताया जो क्रेडिटर है वो मेकर है। प्रॉमिसरी नोट में ड्रॉवर और ड्रॉवी तो वर्ड है ही नहीं हमारे, वहां पे तो खाली मेकर और पेई वर्ड है। तो उसको समझने के लिए मैंने आपको डेटर और क्रेडिट का एग्जांपल दिया, क्योंकि ये कॉमन वर्ड है, एवरीबडी नोज। वही चीज मैं आपको यहां बता रहा हूं कि इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब इसका सर ऊंचा है, ये आदेशक है, ड्रॉ मतलब ड्रॉवर आदेश दे रहा है, तो ऑब्वियसली ये डेटर तो हो ही नहीं सकता। तो मान लो ये क्या है, क्रेडिटर है। तो यहां पे टर्म्स एंड कंडीशंस ये डिसाइड करेगा। तो इट मींस ही इज मेकर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ये इस विनिमय पत्र का लेखक है। ओके, अब इसी को हम क्या बोल देंगे, मेकर बोल देंगे, इसी को हम क्या बोल देंगे, ड्रॉवर बोल देंगे। ओके, इसने डॉक्यूमेंट लिखा, इसको आदेश दिया कि पेमेंट किसको करनी है, जेड को करनी है। लेकिन अब ये कैसे बाउंड होगा, तो जो डॉक्यूमेंट इसने लिखा है वो डॉक्यूमेंट आएगा वाई के पास, वाई इस डॉक्यूमेंट को देखेगा और उसमें नाम किसका देखेगा, जेड का, और हां करेगा कि हां जी मैं टाइम पे जेड को पैसे दे दूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब डॉक्यूमेंट इसने लिखा और उस डॉक्यूमेंट को इसने क्या किया, एक्सेप्ट किया, तो इसका एक नाम और हो गया एक्सेप्टर। तो इसका मतलब ये जो ड्रॉवी है वही आपका एक्सेप्टर भी है। तो इसका मतलब यहां पे देखिएगा, ये मेकर है,
इसने एक डॉक्यूमेंट लिखा और इससे एक्सेप्ट करवाया। इसका मतलब पहले डॉक्यूमेंट इसके पास आया, इसने उसको साइन करके और वापस किसको दे दिया, इसको दे दिया। तो यहां पे देखिएगा ये मेकर हो गया, ये एक्सेप्टर हो गया। ये भाई अलग ही पड़ा है, इसकी चिंता नहीं करनी अपने को, क्योंकि इसकी तो जेब में पैसा जा रहा है। तो ये क्या है, पेई है, सारा झगड़ा इधर ही है। तो ये आपका मेकर हो गया और ये आपका एक्सेप्टर हो गया। अब इसी को हम लॉ की लैंग्वेज में ये बोलते हैं कि साहब इसने ऑर्डर दिए तो ये क्या हो गया, ड्रॉवी हो गया, और इसको ऑर्डर मिल रहा है तो ये क्या हो गया, ड्रॉवी हो गया। तो देखिएगा दो नाम आ गए, मेकर और ड्रॉवर, पर्सन एक ही है। और यहां पे दो नाम आ गए, एक्सेप्टर और ड्रॉवी, पर्सन एक ही है। अब एक्स वाई को आदेश दे रहा है जेड को पेमेंट करनी है, तो इसके पास ऑब्वियसली पेमेंट किसको लेनी है, जेड को। तो जैसे मान लीजिए 1 साल बाद इस जेड को पेमेंट लेनी है, तो 1 साल बाद जेड जो है वो वाई के पास आएगा, ऑब्वियसली आएगा कि भाई साहब देखो ये डॉक्यूमेंट है, इसमें आपके नीचे सिग्नेचर किए हुए हैं, आपने एक्स को ये कहा था कि भाई हाँ मैं पेमेंट कर दूंगा, देखो आपके सिग्नेचर भी है ना, अब आप मुझे पेमेंट करो। तो क्वेश्चन ये उठता है कि यहां पे एक्स का तो काम खत्म हो गया, एक्स ने तो वाई को बाउंड कर दिया कि तू जेड को पेमेंट करेगा, अब जेड का काम है कि वो जाके पेमेंट लेके आए। तो डॉक्यूमेंट किसके पास रहेगा, ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट इसके पास होएगा, तो ही तो वो वाई के पास जाकर पेमेंट लेगा ना। तो ये जो पेई है बच्चों, इसी का नया नाम हो गया होल्डर। इसी का नया नाम क्या हो गया, होल्डर। तो देखो पार्टी हमारे पास 3 है, पर नाम कितने हो गए, 6, मेकर, ड्रॉवर, एक्सेप्टर, ड्रॉवी, पेई एंड होल्डर। पार्टी 3 ही है, नाम अलग अलग है। अब यहां पे ये जो जेड है, अगर ये स्पेसिफाइड टाइम तक वेट ना कर सके, जैसे मान लीजिए एक्स ने वाई को ये कहा भी तू जेड को पेमेंट करेगा, और पेमेंट अभी 1 साल बाद की है, और ये जेड 1 साल तक वेट कर नहीं सकता, तो वो क्या करेगा, जो डॉक्यूमेंट इसके पास है, इस डॉक्यूमेंट को अगर वो चाहे तो किसी ए को दे सकता है, क्योंकि चाहे प्रॉमिस टू पे हो चाहे ऑर्डर टू पे हो, अगर उसके अंदर ऑर्डर और ऑर्डर लिख दिया, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जैसे आई प्रॉमिस टू पे ₹1 लाख टू एक्स, ये तो प्रॉमिसरी नोट हो गया। और अगर वो ये लिखे आई प्रॉमिस टू पे ₹1 लाख टू एक्स और ऑर्डर, यानी कि एक्स को दूंगा या उसके आदेशानुसार दूंगा, तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया कि नहीं हो गया। इसका मतलब अब एक्स अगर आगे किसी को दे देना, तो वो जो पर्सन आएगा उसको आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। बच्चों यही बात यहां पे भी है। इस एक्स ने वाई को ये कहा तुझे पेमेंट जेड को देनी है, पर साथ के साथ वाई को इस बात के लिए भी बाउंड कर दिया कि यहां पे जेड और ऑर्डर वर्ड लिखा होगा। इसका मतलब अगर जेड ना आए, वो किसी और को भेज दे, तो तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, तू तो अपने सिग्नेचर देख लेना और पेमेंट कर देना। तो इसको ये नहीं देखना कि अब जेड ही आ रहा है क्या, उसको तो ये देखना है कि यहां पे सिग्नेचर उसके खुद के हैं कि नहीं है। तो वाई अपने सिग्नेचर जो है वो स्पेसिफाई करेगा कि भाई हाँ मेरी सिग्नेचर है, उसके बाद में वो नाम देखेगा भाई जेड का लिखा हुआ है, लेकिन आ कौन रहा है, ए आ रहा है। तो वो जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट के बैक में जाएगा, उसके पीछे जाएगा और देखेगा क्या जेड ने ए का नाम लिख के खुद के साइन किए हुए हैं, क्या किए हुए हैं। तो इसको मतलब पेमेंट किसको कर देगा, ए को कर देगा। और ए मान लीजिए आगे उसको बी को दे दे, बी आगे सी को दे दे, हमें क्या प्रॉब्लम है, हमने तो पहले ही लिख दिया जेड और ऑर्डर। तो इसका मतलब जेड ने ए को दे दिया, ए ने आगे बी को दे दिया, बी ने आगे सी को दे दिया, सी आएगा किसके पास, इस वाई के पास, ले भाई पेमेंट दे, इसको देनी पड़ेगी। इसीलिए तो मैंने कहा था ये डॉक्यूमेंट क्या है, नेगोशिएबल है। अब अगर मान लीजिए आप सेकंड लेक्चर देख रहे हो और फर्स्ट लेक्चर आपने नहीं देखा, तो ये सेकंड लेक्चर आपके लिए बेकार है। तो अब यहां पे आप देखिएगा, जो सिंपल सी बात मैं आपको समझा रहा हूं, यहां पे अभी हम इस ए और बी को भूल जाते हैं। हमारे सामने ये वर्ड है एक्स, वाई और जेड। एक्स ने ऑर्डर दे दिया वाई को, पेमेंट जेड को करनी है, तो जेड क्या हो गया, पेई हो गया, डॉक्यूमेंट इसके पास रहेगा, यही क्या हो गया, होल्डर हो गया।
यहां पर y को ऑर्डर मिल रहा है तो यही एक्सेप्टर है, यही ड्रॉवी है। यहां पे x जो है वो उसने डॉक्यूमेंट लिखा था तो वो मेकर है, और आदेशक भी है, आदेश दे रहे हैं तो ड्रॉवर है। तो ये 6 नाम आगे, पार्टी हमारे पास 3 है। अब ये z जो है अगर आगे a को दे रहा है तो z का a को वो डॉक्यूमेंट देना, मतलब a के नाम वो डॉक्यूमेंट करना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट प्रस्थांकन हो गया, एंडोर्समेंट। अब जैसे इसने एंडोर्स किया तो ये जो जेड है जिसको हम पेई कह रहे थे या होल्डर कह रहे थे, उसका एक नया नाम हो जाएगा एंडोर्सर। लो जी, एक और नाम इसके साथ जुड़ गया, एंडोर्सर। और ये ए जो है अब डॉक्यूमेंट इसके पास आ गया, तो इसका मतलब भुगतान किसको होगा, इस ए को होगा, तो इसका नाम क्या हो गया, पेई। लेकिन अब ये सिर्फ जो बचाया हमारा जो बकाया टाइम है सिर्फ उसी के लिए ना, तो इसीलिए इसका नया नाम हो जाएगा होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो जो फर्स्ट पार्टी थी, जो फर्स्ट पेई था, उसके लिए तो हम होल्डर वर्ड यूज करेंगे, और जो उसके बाद में जितनी भी पेई बनेंगे वो सारे के सारे आपके क्या आएंगे, होल्डर इन ड्यू कोर्स। सेक्शन 9 आपका अलग से दिया हुआ है होल्डर इन ड्यू कोर्स का। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एलएलबी सेकंड ईयर के बच्चे हैं या एलएलएम कर रहे हैं या आईपीसीसी में है, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो अब यही आपका ए जो है वो पेई हो गया, होल्डर इन ड्यू कोर्स हो गया, और इसको जो डॉक्यूमेंट मिला है वो किसके थ्रू मिला है, इंडोर्समेंट के थ्रू, तो इसका नाम हो गया इंडोर्सी। इंडोर्सी, ठीक है। तो आप देखिएगा पहले जेड पेई था, अब बाद में ए पेई हो गया, तो इसका मतलब जेड का नाम खत्म हो गया, अब सारा किसका चलेगा, ए का। बस यहां पे ध्यान ये रखना है कि यह ए जो है वो जो बचा हुआ टाइम, मान लीजिए 10 दिन इसके पास रहा, बाकी टाइम ए के पास रहा, तो इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे होल्डर इन ड्यू कोर्स। क्लियर हुआ? दोबारा समझ लीजिए, एक्स ने वाई को ऑर्डर दिया, जेड को पेमेंट करनी है। अब जेड खुद आए या और किसी को भेज दे, और किसी को अगर भेज रहा है ना तो उसको उस जिसको भी भेज रहा है उसका नाम लिखना पड़ेगा, नहीं तो ये पेमेंट देने से मना कर देगा कि भैया तेरे तो नाम कुछ और है, डॉक्यूमेंट में कुछ और लिखा हुआ है। तो जेड ने किसका नाम लिख दिया, ए का नाम लिख दिया और खुद के सिग्नेचर कर दिए, बस। तो यहां पे इसका मतलब ये हुआ कि अब पेमेंट कौन लेगा, ए लेगा। तो ए क्या है, पेई है, डॉक्यूमेंट उसके पास है, तो वो क्या है, होल्डर है, लेकिन वो सेकंड होल्डर है। तो जो सेकंड होल्डर है, थर्ड होल्डर है, या उससे आगे जितने भी होल्डर हैं वो बाकी बकाया टाइम के लिए होंगे ना, जो बचा हुआ टाइम है उसके लिए, तो हम वहां होल्डर की जगह क्या वर्ड यूज कर देंगे, होल्डर इन ड्यू कोर्स। और जो भी सेकंड या थर्ड या फोर्थ जितने भी पेई आपके नेक्स्ट होंगे, उनको जो डॉक्यूमेंट जाएगा वो एंडोर्समेंट के थ्रू जाएगा, इसलिए उनका नाम क्या आ जाएगा, एंडोर्सी। अब आप देख लीजिए दोबारा, हमारे पास अब यहां पे टोटल 4 लोग हैं, लेकिन हर वक्त इस डॉक्यूमेंट से सिर्फ 3 लोग ही जुड़े होंगे। ये चौथा जैसे ही आएगा ना, इसका मतलब जो जेड है, थर्ड पर्सन है, वो रास्ते से हट जाएगा। तो हर हाल में एक समय में उसके साथ सिर्फ 3 पर्सन ही जुड़े रहेंगे, 3 पार्टीज ही जुड़ी रहेंगी। ओवरऑल हमारे सामने अब 4 नाम आ गए, एक्स का, वाई का, जेड का और ए का। और इनके लिए देखो क्या क्या नाम हमने यूज किए, एक्स मेकर है, वही ड्राइवर है, बस इसकी कहानी यही खत्म। वाई जो है ये एक्सेप्टर भी है और ड्रॉवी भी है, इसकी भी कहानी यही खत्म। जेड जो है ये पेई है, डॉक्यूमेंट इसके पास है, ये होल्डर है, और अगर ये एंडोर्स कर दे किसी को तो इसी पेई होल्डर को हम क्या बोल देंगे, एंडोर्सर भी बोल देंगे। अब जिसको मिला है वो क्या हो जाएगा, पेई हो जाएगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स हो जाएगा और एंडोर्सी हो जाएगा। अब आप देख लो, इसका मतलब जेड को हटा दिया, ए आ गया, लोग तो 3 ही हुए ना हमारे पास, पार्टी तो 3 ही हुई। नाम आपके सामने देख लो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 लोगों के लिए, 3 लोगों के लिए हमारे पास यहाँ पे 9 डिफरेंट नेम्स हैं। बस यही एक प्रॉब्लम रहती है बच्चों में कि नाम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर होल्डर और पेई अलग अलग होते हैं या सेम होते हैं, होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में क्या फर्क है। तो बड़ा प्रैक्टिकल सा सब्जेक्ट है बच्चों ये। तो अब आप देखिएगा यहां पे मैंने कुछ नाम लिखे हुए हैं।
11 नेम्स आर देयर। ठीक है, देखो ड्रॉवर समझा दिया आपको, ड्रॉवी समझा दिया आपको, पेई समझा दिया आपको। अब हमारे पास एक बच गया, ये गलत लिख दिया मैंने, ये हमारे पास बच गया ड्रॉवी इन केस ऑफ नीड। इट मीन्स देर आर 10 नेम्स ओनली। तो एक हमारे पास ड्रॉवी इन केस ऑफ नीड बच गया, वो मैं आपको बताऊंगा इसमें कौन होता है। उसके अलावा होल्डर आ गया, होल्डर इन ड्यू कोर्स आ गया, एक्सेप्टर आ गया, एक हमारे पास आ गया एक्सेप्टर फॉर ऑनर। अब आपको इसी बिल ऑफ एक्सचेंज में 2 लोग और एंट्री कर रहे हैं, वो और समझने हैं। दोबारा फिर रिवाइज कर रहा हूं, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। इन बिल ऑफ एक्सचेंज देयर आर 3 पार्टीज, one is called drawer, second is called drawee and third is called payee। ठीक है, पेई है उसी के पास डॉक्यूमेंट रहेगा, तो इसीलिए उसका नाम क्या हो गया, होल्डर हो गया। तो ये आपके 2 बेसिक नेम है पेई के लिए। यहां पे जिसने डॉक्यूमेंट लिखा है वो मेकर है और वो ही आदेश दे रहा है, तो वो ड्रॉवर है। तो ये आपका बेसिक नेम हो गया मेकर और ड्रॉवर। फिर जिसको आदेश दे रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉवी, और वो सिग्नेचर करके वापस लौटा देगा इसको, हाँ भाई साहब आप जिसको भेजोगे मैं पेमेंट कर दूंगा। तो उसने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो यहां हमारे पास बेसिक नेम वाई के लिए आ गया एक्सेप्टर और ड्रॉवी। तो आपको याद यही रखना है कि जो मेकर है वही ड्रॉवर है, जो ड्रॉवी है वही एक्सेप्टर है, और जो पेई है वही होल्डर है। ये आपको कॉमन सी बातें याद रखनी है। उसके बाद में जब आप इंडोर्समेंट पढ़ोगे तो ये आपको रामायण सारी समझ में आ जाएगी। और एक छोटी सी बात इतनी सी याद रखनी है कि जो भी सेकंड होल्डर होगा, थर्ड होल्डर होगा, फोर्थ होल्डर होगा, जितने भी नेक्स्ट होल्डर्स होंगे वो सारे के सारे, अब उनके लिए हम होल्डर वर्ड यूज नहीं करेंगे, होल्डर इन ड्यू कोर्स। मान लीजिए इस जेड के पास 12 महीने के लिए वो डॉक्यूमेंट है, 2 महीने तो इसने रखा, बाकी 10 महीने के लिए इसने ए को दे दिया। तो ए जो है अब आपका होल्डर इन ड्यू कोर्स है। ए ने भी मान लीजिए 2 महीने रखा, पीछे आपके 8 महीने बच गए, 8 महीने के लिए इसने बी को दे दिया, तो बी उन 8 महीनों के लिए होल्डर है ना, तो उसको हम क्या बोल देंगे, होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब यहां पे एंट्री होती है बच्चों 2 और लोगों की। ठीक है, समझिएगा। ये जो एक्स है ये इस वाई को ये कह रहा है कि देख भाई तुझे जेड को पेमेंट करनी है, पर मान लो जब जेड आए तेरे पास पेमेंट लेने, भगवान ना करे तुझे कुछ हो जाए, तो जेड पेमेंट किससे लेगा? भगवान ना करे तो इंसॉल्वेंट हो जाए, तो बताओ जेड पेमेंट किससे लेगा? यहां पे अब इसने एक्स ने क्या किया, एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दी इस वाई के सामने। अभी चाहे बेचारा वाई बड़े प्रॉब्लम में है कि यार बात भी सही है भाई, क्योंकि इनिशियली मैंने आपको बताया था चलनी किसकी है, एक्स की है, ये बेचारा तो एक डेटर की तरह है। तो ये इसको कह रहा है कि भैया एक बात बता, कल को जेड आ गया और तू मिला नहीं, तेरे कुछ हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो जेड को पेमेंट कौन करेगा? अब यहां पे वाई कहते हैं भाई साहब आप चिंता मत करो, अगर मैं नहीं मिला तो आपको ये एम पेमेंट करेगा। अब ये एम कौन आ गया भाई? मैं नहीं कह रहा, ये वाई कह रहा है कि भाई साहब अगर मैं नहीं मिला तो आपको जेड पेमेंट करेगा, कल को मैं इंसॉल्वेंट हो गया, टेंशन ना लो, एम पेमेंट करेगा। अब ये एम जो है ना, ऐसा नहीं है कि भाई एम को पता ही नहीं है, एम का भी नाम इसी डॉक्यूमेंट में लिखा जाएगा। लेकिन एम की जरूरत कब पड़ेगी? जब वाई के पास पेमेंट ना हो। तो बताओ एक्चुअल में यहां पे वाई क्या है? ड्रॉवी है। अगर वाई ना हो तो हमें जरूरत किसकी होगी? एम की होगी। तो लो बच्चों, ये एक नया नाम आ गया, ड्रॉवी इन केस ऑफ नीड। आ गया ना, ड्रॉवी इन केस ऑफ नीड। तो अब क्या करते हैं, जैसे हिंदी वाले बच्चे जो है ना वो थोड़ा सा ध्यान दें कि भाई सबसे ऊपर किसका नाम लिखा हुआ है, यानी कि पहले पेमेंट किसको करनी है? इस वाई को, इसलिए इसको बोलते हैं ड्रॉवी, यानी कि ऊपरी वाल। लेकिन ये वाई कह रहे कि भाई साहब मैं नहीं मिला ना, कोई बात नहीं, अपने एक काम करते हैं, एम का भी जिक्र कर देते हैं यहां पे, अगर मैं नहीं मिला तो एम पेमेंट कर देगा। तो ये क्या हो गया? ड्रॉवी इन केस ऑफ नीड, जिसको बोलते हैं जिक्री वाल। जिक्री वाल। तो इसका मतलब इस एम की लायबिलिटी तब क्रिएट होगी
जब आपका वाई इंसॉल्वेंट हो चुका है या अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड हो चुका है, तो इस एम की जरूरत पड़ेगी। यानी कि यहां पे अब एक्स किसको ऑर्डर दे रहा है, वाई और साथ के साथ एम को भी। यानी कि पेमेंट करने का काम वाई का है और वाई नहीं है तो एम का है, तो दोनों ड्रॉवी हो गए कि नहीं हो गए, दो ड्रॉवी हो गए यहां पे। लेकिन इस बेचारे एम की जरूरत कब पड़ेगी, जब वाई ना हो। इसीलिए वाई तो ड्रॉवी है और एम क्या है, ड्रॉवी इन केस ऑफ नीड। होगी बात क्लियर। चलो अब मान लीजिए कि ये ड्रॉवी इन केस ऑफ नीड है ही नहीं, मान लेते थोड़ी देर के लिए ये है ही नहीं। ये आया एक्स के पास, वाई ने साइन करके दे दिए वो डॉक्यूमेंट, इसने जेड को दे दिया। चलो जी, अब जेड आया पेमेंट लेने के लिए, वाई जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया या वाई मिला नहीं। अब इस जेड को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, भाई मेरी पेमेंट कैसे होगी, कोई ड्रॉवी इन केस ऑफ नीड भी नहीं है, नहीं तो उसको पकड़ लेते। ऐसी सिचुएशन के अंदर अब जेड के पास और कोई रास्ता नहीं है, वो कोर्ट में जाएगा। किसके खिलाफ, वाई के खिलाफ, क्योंकि वाई पेमेंट ही नहीं कर रहा। सिग्नेचर किए हुए प्रूफ सारे किसके पास है, वाई के पास है। और किसके खिलाफ जा रहे हैं, जेड के पास है प्रूफ, और किसके खिलाफ जा रहे हैं, वाई के खिलाफ जा रहे हैं। तो जेड का यहां पूरा राइट है कि वो इस वाई के खिलाफ कोर्ट में जाए। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई। अब ये वाई के खिलाफ कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं, इधर एक हनुमान जी आगे, ये हनुमान जी आके और इस जेड को ये कह रहे हैं, देख भाई कुछ नहीं पड़ा कोर्टों के चक्कर में, तेरी पेमेंट मैं कर दूंगा यार, तू टेंशन ना ले, मैं करूंगा तेरी पेमेंट। अब जेड को तो पेमेंट से मतलब है यार, क्यों क्यों जाएगा वो कोर्ट में, उसको तो पेमेंट से मतलब है। तो ये आ रहा है और ये उस डॉक्यूमेंट को, अब देखो ये जो हनुमान जी हमारे आए हैं ना, ये ना तो कोई ड्रॉवी है ना ही कोई ड्रॉवी इन केस ऑफ नीड है, ये प्रकट हुए इस वाई को बचाने के लिए। अब वाई को बचाने का मतलब क्या हुआ, वाई का सम्मान बना रहे, वाई की रिस्पेक्ट बनी रहे, मार्केट खराब ना हो वाई की। तो ये जो हमारे हनुमान जी प्रकट हुए हैं ना, इनको हम बोलते हैं एक्सेप्टर फॉर ऑनर, समानार्थ स्वीकृति दाता, ऐसा कुछ शब्द है हिंदी में। तो अब आप देखिएगा बिल ऑफ एक्सचेंज में हमारे पास टोटल कितनी पार्टीज होगी, 1 2 3, और एक वो आपका ड्रॉवी इन केस ऑफ नीड M, और एक आपका ये H। देयर आर 5 पर्सन्स इन बिल ऑफ एक्सचेंज। दोनों, ये दोनों तो एक्सेप्शनली हैं, अदरवाइज हमारे पास 3 लोग ही होंगे। अब बताओ, इसी वजह से बच्चे जो हैं वो थोड़े से मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3 लोग और इतने सारे नाम। तो मैंने कोशिश की है आपको समझाने की, एक बार मैं फिर आपको रिवाइज कर देता हूं। एक्स, वाई और जेड, एक्स मेकर भी है, इसी को ड्रॉवर कहा जाता है, वाई एक्सेप्टर है, इसी को ड्रॉवी कहा जाता है। अगर यहां पे एक नहीं 2 ड्रॉवी हैं और दूसरा ड्रॉवी, देखो एक जॉइंट ड्रॉवी भी होते हैं, मैं यहाँ जॉइंट ड्रॉवी की बात नहीं कर रहा। मान लो यहाँ पे वाई के साथ में कोई एन जो है वो भी ड्रॉवी है पर जॉइंट ड्रॉवी है, तो वो तो एक ही माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे वाई अगर ये कहते कि साहब मैं नहीं मिला तो मेरी जगह एम आएगा, तो ये आपका ड्रॉवी है और ये ड्रॉवी इन केस ऑफ नीड है। इसके लिए एक ही नाम है, ड्रॉवी इन केस ऑफ नीड, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब ये जेड है, इसको पेमेंट करनी है, तो ये आपका क्या है, पेई है, डॉक्यूमेंट इसके हाथ में रहेगा, तो ये होल्डर भी है। और कल को ये अगर इंडोर्स कर दे किसी और की फेवर में, तो वो अगला पेई हो जाएगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, इसने इंडोर्स किया तो ये इंडोर्सर है, वो इंडोर्स ही है। बड़ी सिंपल सी बात है। अब मान लो कि ड्रॉवी इन केस ऑफ नीड नहीं है, या मान लो ड्रॉवी इन केस ऑफ नीड भी है पर दोनों ही इंसॉल्वेंट हो गए, या कोई और सिचुएशन क्रिएट होगी, जेड को कोर्ट में जाने, क्योंकि अगर मान लीजिए कि इंसॉल्वेंट भी हो गया कोई, तो इसका राइट तो है ही ना, ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो लीगल स्टैंड तो क्रिएट करेगा ही। ऐसी सिचुएशन में अगर एच आके और यहां पे जेड को ये कहेगा कि मैं आपकी पेमेंट देने के लिए रेडी हूं, तो ये हमारे 4th पर्सन इंक्लूड हो गए हैं, जिनका नाम है एक्सेप्टर फॉर ऑनर। तो बच्चों ये आपकी पार्टीज थी बिल ऑफ एक्सचेंज की। अब देखिए हमारे सामने एक
जो थर्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो है चेक। तो हम चेक की बात करते हैं। सेक्शन 6 जो है वो आपकी चेक की बात करता है, और ये भी ध्यान रखिएगा 2002 में जो चेक की डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 6 के अंदर, उसमें अमेंडमेंट हुआ और एक ट्रैंक्वेटेड चेक जो अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक छवि का, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक चेक है वो भी आपका इसमें एक इंक्लूड हो गया। तो वो अमेंडमेंट कई बार शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कंपटीशन में पूछ लेते हैं। अब हम बात करें चेक, तो सबसे पहले तो भाई चेक होता क्या है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय ए चेक, तो आपको आंसर होना चाहिए कि चेक इज नथिंग बट मेरे बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बच्चों अभी जो बिल ऑफ एक्सचेंज आपने पढ़ा था, अगर वो आपको समझ में आ गया तो चेक में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चेक में और बिल ऑफ एक्सचेंज में एक बेसिक डिफरेंस है जो आपको सेक्शन 6 में मिल जाएगा। क्या? सेक्शन 6 हमें यह कहता है कि चेक एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज है जो सिर्फ और सिर्फ एक बैंकर पे, यानी कि बैंक पे ही लिखा जाएगा। ठीक है, अब अपन एक बार वापस बिल ऑफ एक्सचेंज में चलते हैं, और वहां मैंने आपको बताया था कि एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड है। एक्स ने ऑर्डर दिया तो इसका मतलब ये हो गया ड्रॉवर। किसको दिया? वाई को, तो ये हो गया ड्रॉवी। ये आपका हो गया ड्रॉवी। ओके, और किसके लिए दिया? जेड के लिए, तो ये आपका जेड हो गया पेई। ये तीन लोग आपके बिल ऑफ एक्सचेंज में थे। अब यही तीनों पार्टी आपकी चेक में भी हैं। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया चेक इज नथिंग बट मेरे बिल ऑफ एक्सचेंज। चेक चुक कुछ नहीं होता भैया, ये बिल ऑफ एक्सचेंज ही होता है। बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो किसी पर्सन पे लिखा जाएगा, ग्रुप ऑफ पर्संस पे लिखा जाएगा। एसोसिएशन हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज किसी नेचुरल पर्सन पे भी लिखा जा सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज किसी लीगल पर्सन पे भी लिखा जा सकता है। पर भाई चेक सिर्फ और सिर्फ एक बैंक पे लिखा जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझते हैं। मान लीजिए आप में से कोई पर्सन मुझे एक चेक दे रहा है, मैं कहता हूं कि साहब मेरी इतनी फीस है, आपने मुझे एक चेक काट के दे दिया। अब बताओ इस ट्रांजैक्शन में कितने लोग इंक्लूड हो गए? एक तो आप हो गया, एक मैं हो गया। अब उस चेक का भुगतान कौन करेगा? कोई भगवान जी तो आएंगे नहीं कि ले भाई तेरे पैसे। उस चेक का भुगतान करेगा वो बैंक जिसमें आपके पैसे पड़े हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आपने चेक तो मेरे को दे दिया, चलो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने ऑर्डर किसको दिया? बैंक को दिया कि भैया आरपी वर्मा आएगा, इसको पैसे दे देना। तो पैसे तो मेरी जेब में जा रहे हैं ना, तो मैं तो क्या हो गया? पे ही हो गया, क्योंकि मेरी जेब में जा रहे हैं, मैं तो पे ही हो गया। आप एक्चुअली में आप नहीं दे रहे हो, दे तो बैंक रहा है, आपने तो बैंक को ऑर्डर दिया है। बस यही बात आपको समझनी है बच्चों। भले ही वो पैसे आपके हैं, आपकी लायबिलिटी है, लेकिन इस ट्रांजैक्शन के अंदर आप ऑर्डर किसको दे रहे हैं? बैंक को दे रहे हैं। तो आप तो हो गए ड्रॉवर और बैंक हो गया ड्रॉवी और मैं हो गया पेई। बस यही आपका डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस है बिल ऑफ एक्सचेंज में और चेक में। चेक में ड्रॉवी सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली एक बैंक होगा और कोई भी आपका ड्रॉवी नहीं हो सकता। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी सारी की सारी वही, यहाँ पे भी वो भी रामायण है। मान लो कि कोई बैंक जो है उसने आगे कोई ऐसी गारंटी दी हुई है कि भैया हम कल को इंसॉल्वेंट हो गए तो ये कोई दूसरा बैंक आपको दे देगा, तो वो ड्रॉवी इन केस ऑफ नीड। वो सारी सिचुएशंस वैसी की वैसी हैं। बस अपने को यहाँ पे, क्योंकि चेक में जब भी क्वेश्चंस पूछते हैं ना बच्चों, तो या तो आपको ये ड्रॉवी वाली बात ध्यान रखनी है, अदरवाइज फिर चेक के अंदर क्वेश्चंस आपके क्लोज्ड चेक क्या होता है ना, स्पेसिफिक चेक क्या होता है, वो एक अलग रामायण उसमें शुरू हो जाती है। अपने को यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज की पार्टी, जब भी पार्टीज का क्वेश्चन आता है बिल ऑफ एक्सचेंज का आता है, और आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि वही बिल ऑफ एक्सचेंज चेक होगा अगर किस पे लिखा जाए? एक बैंक पे लिखा जाए। तो ये आपका ड्रॉवर हो गया, ड्रॉवी हो गया और पेई हो गया। यही पेई आपका क्या हो जाएगा? होल्डर हो जाएगा। मतलब आपने चेक मेरे को दिया है, मैंने आगे किसी को एंडोर्स कर दिया,
उसके पीछे मान लो किसी ए का नाम लिख दिया तो ए चला जाएगा, बात तो वही है। वो बाकी सारी बातें आपकी सेम रहेंगी। अब मैं आपको लास्ट में 2 वर्ड और समझा रहा हूं, इनको भी आप समझ लीजिएगा। प्रोमिसरी नोट हमारा हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज की पार्टीज मीनिंग दोनों मैंने बता दिए, चेक का मीनिंग आपको बता दिया, इसकी पार्टीज भी आपकी सारी वही है, बस आपको एक ड्रॉवी का ध्यान रखना है। ड्रॉवी कौन होगा? बैंक होगा। अब हमारे पास 2 वर्ड और हैं बच्चों जो बहुत बार कंफ्यूज करते हैं। एक वर्ड होता है पेएबल टू बियरर, ठीक है, और एक होता है पेएबल टू ए स्पेसिफिक पर्सन। ये क्या है? पेएबल टू बियरर इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, पेएबल टू स्पेसिफिक पर्सन जो है ये क्या होते हैं? सुनिएगा ध्यान से। अगर आप ये प्रॉमिस करते हैं, अगर आप ये लिख के देते हैं कि आई प्रॉमिस टू पे ₹1 लाख टू आरपी वर्मा और ऑर्डर, तो आपने पर्टिकुलर मेरा नाम लिखा है ना। अब मैं आगे कहूंगा, जिसका नाम लिखूंगा वही आपका आगे एंडोर्सी होगा ना। तो आपने एक पर्टिकुलर नाम लिखा है तो उसको अपन बोलेंगे पेएबल टू ए स्पेसिफिक पर्सन। पर आपने ना नाम नहीं लिखा, आपने खाली ये लिख दिया आई प्रॉमिस टू पे ₹1 लाख टू द बियरर, तो वो क्या आएगा? पेएबल टू बियरर हो जाएगा। अगर कोई नाम नहीं है तो पेएबल टू बियरर, अपने बोलते ना ये बियरर चेक है, हिमसेल्फ लिख के दे दिया, जो जाएगा पेमेंट ले लेगा। 2 लाइनें लगा दी तो अकाउंट पे ही हो जाएगा, नहीं तो भैया कैश लिया। पता है ना सबको। अब बच्चों यहां पे हमारे काम की बात क्या है कि हमारे पास 3 डॉक्यूमेंट हैं, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। 3 डॉक्यूमेंट हैं। इन तीनों डॉक्यूमेंट्स में कौन क्या, ये तीनों डॉक्यूमेंट आपके पेएबल टू बियरर हो सकते हैं, पेएबल टू स्पेसिफिक पर्सन हो सकते हैं, ये बात अपने को समझनी है। तो पहले हम बात करें प्रॉमिसरी नोट की। तो प्रॉमिसरी नोट को अगर हम यहां 2 पार्ट में डिवाइड कर लें, पेएबल टू बियरर और पेएबल टू स्पेसिफिक पर्सन। प्रॉमिसरी नोट में 2 ही लोग होंगे ना, ये ध्यान रखना। तो कोई भी प्रॉमिसरी नोट, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी प्रॉमिसरी नोट पेएबल टू बियरर नहीं हो सकता। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं। अगर आपको मैंने कोई पैसा उधार दिया है और आप मेरे को एक प्रॉमिसरी नोट लिख रहे हैं तो मेरा नाम लिखना जरूरी है। अगर आपने यहां पे मेरा नाम नहीं लिखा तो ये प्रॉमिसरी नोट ही इनवैलिड हो जाएगा। इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन है आपका जो हमारा आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका जो कानून है उसके सेक्शन 31 के अंदर एक बात इन्होंने लिख दी कि कोई भी प्रॉमिसरी नोट जो पेएबल टू बियरर हो वो सिर्फ आरबीआई ही इश्यू कर सकती है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। लो जी, हम तो खुश हो रहे थे कि भाई हम भी कर सकते हैं, लेकिन अब ये पावर किसके पास चली गई? आरबीआई के पास है। अब यहां पे मैं आपको ये बताना चाहता हूं बच्चों कि आपकी जेब में पड़ा 10 रुपए का नोट, 50 रुपए का, 100 रुपए का जो आपके पास करेंसी है, 2000 के आपके पास जो करेंसी, एक बार उसको उठा के देख लीजिएगा, उसमें क्या लिखा हुआ है? आई प्रॉमिस टू पे रुपीज, जितनी भी आपके अमाउंट है, टू द बियरर। दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नेगोशिएबल प्रॉमिसरी नोट। लेकिन उसमें नाम नहीं लिखा होता। 100 रुपए का नोट आपकी जेब में पड़ा था, आपका है, नीचे गिर गया, मैंने उठा लिया, मेरा हो गया भाई। उसकी वैल्यू आपकी जेब में थी तो भी 100 रुपए थी, मेरी जेब में आ गया तो भी 100 रुपए है, नाम नहीं लिखा हुआ उस पर। तो दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नेगोशिएबल प्रॉमिसरी नोट। लेकिन ये सिर्फ आरबीआई ही इश्यू कर सकती है, आप और मैं नहीं। आप और मैं तो स्पेसिफिक पर्सन यानी कि नाम लिखना ही पड़ेगा कि आप किसको दे रहे हो, ठीक है। उसके अलावा बिल ऑफ एक्सचेंज है, चेक है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज आप चाहे स्पेसिफिक पर्सन को लिखो तो अच्छी बात है, पेएबल टू बियरर लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि वो जो जेड था ना, उसका नाम लिख दो या ना भी लिखो तो भी चलेगा। चेक के अंदर आप भले ही मेरा नाम लिख दो तो भी चलेगा, खाली आपने योर सेल्फ, हिमसेल्फ ऐसा कुछ लिख दिया तो भी चलेगा। हिमसेल्फ लिखा जाता है मेरे हिसाब से ना, तो वो आपका पेएबल टू बियरर है। बस आपको प्रॉमिसरी नोट में ये बात ध्यान रखनी है कि प्रॉमिसरी नोट कभी भी पेएबल टू बियरर नहीं हो सकता। अगर
आप और मैं इशू करें, आरबीआई इशू करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर आरबीआई इशू करेगी भी तो आरबीआई के रूल्स लगेंगे। इसका मतलब पेबल टू बियरर प्रोमिसरी नोट आपके इस कानून में ही, ये जो हम पढ़ रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इसमें आएगा ही नहीं। ओके, तो ये बच्चों, इसके अलावा बहुत सारी टर्म्स हैं, फिर हम कभी बाद में बात करेंगे। फोर साइट क्या होता है, इन साइट क्या होता है ना, आफ्टर साइट क्या होता है ना, बहुत सारे एलिमेंट्स अपने को, क्रॉसिंग क्या होती है चेक की, नॉट नेगोशिएबल क्या होता है, काफ़ी वाइड पार्ट है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड पार्ट था वो मैंने आपको करा दिया। अब मैं कोशिश करूँगा कि 1 बाय 1, क्योंकि हमारे भी यहाँ अब आरजेस के फॉर्म्स आ गए हैं, तो बच्चे इस लॉकडाउन में ज़्यादा कहीं कोई जयपुर दिल्ली जा नहीं सकते, है ना। तो कोशिश करूँगा कि मैं जितनी ज़्यादा हेल्प हो सकती है, आई विल ट्राई माई बेस्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।